हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स और उसमें हम पूछे थे लास्ट क्लास में रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स में रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये कहा था कि बेंजीन की तरह हैलोअरीन्स भी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, मगर हैलोअरीन्स में मैंने कहा था कि जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो अर्थो और पैरा पे होती है। और उसके अलावा हमने ये कहा था कि जो हैलोजन एटम्स हैं वो डीएक्टिवेटर्स हैं, इसलिए हैलोअरीन्स इन कंपैरिजन टू बेंजीन कम रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या जिसको हम कहते थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो पहले हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है, यानी जो हैलोजेंस है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को अर्थो और पैरा पे डायरेक्ट क्यों करता है, और उसके अलावा जो हैलोजेंस है वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट क्यों करते हैं। तो अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जो प्रॉपर्टी है हैलोजेंस की, वो आप समझ सकते हो ऑन द बेस ऑफ प्लस आर इफेक्ट ऑफ हैलोजन एटम्स। डियर स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हैलोअरीन में मैंने कहा था कि बेंजीन रिंग के साथ एक हैलोजन जुड़ा होगा और हैलोजन में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैंने कहा था कि ये जो हैलोजन है इसका प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है, जो हम क्लास 11 में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेचुरल बात है, तो इसके हैलोजन के प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उन इंटरेक्शंस की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे जिनको हम बेंजीन हैलोअरीन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो हैलोअरीन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, क्या हो सकता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो सकता है तो नेचुरल बात है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट्स दिस वन। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज, यहां पे हैलोजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और हैलोजन पे अब दो ही लोन पेयर रहेंगे, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे इन्होंने शिफ्ट किया है, तो उस वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया हैलोजन का, तो इसलिए इस हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ये कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या कर सकता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस यहां पे शिफ्ट कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे वापस, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे पैरा पोजीशन पे, तो आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, और उसके अलावा यहां पे पहले से डबल बॉन्ड है, और यहां पे डबल बॉन्ड एक्स पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कार्बन है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे शिफ्ट कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे फिर वापस आर्थो पोजीशन पे, तो नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये बन जाएगा। यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गए तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके अलावा यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड एक्स पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे अगर शिफ्ट हो जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन वापस हैलोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ये बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड एक्स पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से ये क्लियर होता है कि जो हैलोअरीन है उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है
वो इन तब सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होगा। अब इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखोगे, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से अगर आप देखोगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो कह रहे हैं कि आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है। आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज। हाँ, दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, हेलोअरीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट कुछ इस तरह कर लेते थे। कल भी हमने डिस्कस किया था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिलोकलाइज्ड है और कार्बन और हैलोजन के बीच वाला जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, उस वजह से हैलोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आर्थो पोजीशंस एज वेल एज पैरा पोजीशन पे, क्योंकि तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो कह रहे हैं कि इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इन पोजीशन पे पूरा नेगेटिव तो नहीं होगा मगर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये क्लियर हो रहा है कि इन कंपैरिजन टू मेटा पोजीशंस, आर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के इन पोजीशंस पे यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक के चांसेस ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू द मेटा पोजीशन, क्योंकि मेटा पोजीशन पे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है जितनी आर्थो और पैरा पे है। तो इसलिए इनकमिंग जो ग्रुप होगा वो मोर लाइकली टू अटैक ऑन आर्थो और पैरा पोजीशन। तो इसलिए हमेशा जब भी बेंजीन के साथ हैलोजन, एक हैलोजन एटम जुड़ा होगा, तो उस टाइम पे जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने आएगा वो या तो आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। मगर याद रख लेना कि ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो अटैक्स है वो पैरा पोजीशन पे होती है, आर्थो पोजीशन पे उतने ज्यादा अटैक्स नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो पैरा फॉर्म जो है, पैरा सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आर्थो। तो उसका जो मेन काज ये है क्योंकि आर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि उसके साइड में कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहां पे अटैक करना आसान होगा। ऑन द अदर हैंड पैरा पे अटैक करना आसान होगा क्योंकि पैरा के साइड से कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। ऑन द अदर हैंड आर्थो पोजीशन की बात कर लें तो आर्थो पोजीशन के साइड में ये क्या जुड़ा है, एक्स नेगेटिव जुड़ा है, यानी हैलोजन एटम जुड़ा है जो स्टेरिक हिंड्रेंस कर लेगा, इनकमिंग ग्रुप को आसानी के साथ आने नहीं देगा। और मोर ओवर क्योंकि उसका भी चार्ज पॉजिटिव होगा और इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इसलिए वो आसानी के साथ इन पोजीशंस की तरफ अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आर्थो जो फॉर्म है वो कम तादाद में बनेगा और पैरा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा। तो और उसके अलावा हमने कहा था कि ये जो ग्रुप है, जो हैलोजेंस हैं, ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। जो हैलोजेंस हैं वो इनकमिंग ग्रुप को आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करते हैं। मगर मैंने कहा था कि ये डीएक्टिवेटर है, यानी बेंजीन की रिएक्टिविटी कम करते हैं। ऐसा क्यों है, आप इस तरह समझ सकते हो कि जो सबको पता है कि जो हैलोजन एटम्स हैं ये प्लस आर इफेक्ट दिखाते, प्लस आई इफेक्ट दिखाते, माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। यानी जहां पे हैलोजन जुड़े हुए होंगे वहां से वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या कर लेगा, बेंजीन रिंग, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग क्या कर लेगा, हैलोजन एटम क्या कर लेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि बेंजीन के कंपैरिजन में हैलोअरीन्स की रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या जिनको हम कहें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, स्लो होंगी। मगर मैंने कहा क्योंकि ये जो एक्स है ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है वो इन कंपैरिजन टू मेटा के कंपैरिजन पे आर्थो पे बढ़ा रहा है। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन आर्थो और पैरा पे होगी मगर रिएक्टिविटी क्या होगी, बेंजीन के कंपैरिजन में कम होगी। तो इस वजह से हमने कहा था कि हैलोजन जो है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के।
तो बार बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैलोजेंस इनकमिंग ग्रुप को अर्थो और पैरा पे डायरेक्ट क्यों करते हैं, और उसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि अर्थो के कंपैरिजन में पैरा फॉर्म ज्यादा क्यों बनता है, और उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन के कंपैरिजन में हैलो अरीन्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो क्यों है। तो होप आप उन सभी क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे। तो अब हम आते हैं एग्जांपल्स में। एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की। तो हैलोजिनेशन में हम बात कर लेते हैं क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन का मतलब है यानी क्लोरीन ग्रुप इंट्रोड्यूस करना, यानी आपके पास हैलो अरीन है, उस हैलो अरीन में आपको एक हाइड्रोजन निकालना है और हाइड्रोजन की जगह पे क्या इंट्रोड्यूस करना है, क्लोरीन। तो क्लोरीनेशन करने का जो तरीका है, क्या करना है आपको, हैलो अरीन जिस तरह आप बेंजीन के लिए करते थे वही करना है। फर्क इतना है कि आपको यहाँ पे हैलो अरीन लेना पड़ेगा। फर्स्ट हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, इसको आपको रिएक्ट करना है क्लोरीन के साथ। जनरली ये रिएक्शन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड के प्रेजेंस पे एनहाइड्रस लेना चाहिए। वो हमने लास्ट ईयर क्लास 11 में डिस्कस किया था एनहाइड्रस क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हाइड्रस लेंगे तो यानी उसका मतलब वहां पे वाटर होगा, तो वाटर के प्रेजेंस की वजह से वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके वो आयरन के एम्प्टी ऑर्बिटल्स पे ओवरलैप कर लेगा। तो नेचुरल बात है आयरन पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं रहेंगे, तो ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जनरली हम क्या लेते हैं, एनहाइड्रस लेते हैं। एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड ले रहे हैं और उस के प्रेजेंस पे हम क्या कर रहे हैं, हैलो अरीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, या तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो यहां से निकल आने वाला एक क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर HCl बनाएगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन है या तो अर्थो पे जुड़ जाएगा या तो पैरा पे जुड़ जाएगा। अगर अर्थो पे जुड़ जाएगा तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, अगर पैरा पे जुड़ जाएगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा, यानी इन दोनों का मिक्सचर बनेगा। ये हो गया। इसको अगर हम नाम लिखेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, तो इसका नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको हम कहेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे। क्लियर है। तो यहां पे याद रख लेना, क्योंकि ये अर्थो फॉर्म है, ये पैरा फॉर्म है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट, और ये जो होगा मेजर प्रोडक्ट, यानी ये ज्यादा तादाद में बनेगा और ये कम तादाद में बनेगा। डेट्स से एक बात याद रख लेना, इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बैलेंस नहीं कर सकते हो, इसको 2 टाइम्स इसको 2 टाइम्स कर लोगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, और इसको भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा, मगर बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस करोगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो गायब हो जाएगी, ये माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट। अब बैलेंस कर लोगे तो ऐसा आ जाएगा ये और ये 1:1 रेशियो में बन रहे हैं, तो इसलिए जनरली इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते नहीं है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं नाइट्रेशन की। नेक्स्ट एग्जांपल, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन अगर आपको करना होगा तो क्या करते हैं, सिंपली हैलो अरीन लेते हैं। नाइट्रेशन का मतलब होता है, सबको पता होगा, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करने को हम कहते हैं जनरली नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जब आपको करनी होगी तो आपको हैलो अरीन लेना है, उसको रिएक्ट करना है नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रेशन करने के लिए जनरली हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं, और इस मिक्सचर को जनरली हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। तो क्या होता है, यहां से मैकेनिज्म क्लास 11 में हमने डिस्कस किया है, तो मैं आपको यहां पे सिंपल बता दूं, यहां से एक OH यहां से निकलने वाले H के साथ कंबाइन होके H2O बनाएगा, और यहां पे जो NO2 ग्रुप बच गया वो या तो अर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, तो उसकी वजह से आपको ये कंपाउंड्स बन जाएंगे। Cl है यहां पे, ये बन जाएगा अर्थो वाला और ये पैरा प्रोडक्ट। तो इसको हम नाम लिखेंगे तो लिखेंगे अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसको लिखेंगे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन।
बेंजीन। या जनरली आईपीएस सिस्टम में करेंगे तो नंबरिंग आपको यहां से करना पड़ेगा, ये 1 ये 2, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। याद रखना यहां पे भी ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी ये ज्यादा तादाद में बनेगा और ये कम तादाद में बनेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन हम जनरली कहते हैं SO3H ग्रुप SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस करने को, SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस करने को हम कहते हैं सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन करने का तरीका क्या है, आपको हेलोअरीन लेनी है, फर्स्ट ये ले लिया, इसको आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है। जनरली फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस पास करें तो उसको हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो फिर वही सल्फोनेशन हो जाएगी, तो आपको ये कंपाउंड बन जाएगा Cl, यानी यहाँ से निकलने वाला OH यहाँ से निकलने वाले H के साथ कंबाइन होकर H2O बनाएगा, और वहां पे जो SO3H ग्रुप जाएगा या तो अर्थो पे जुड़ जाएगा या तो पैरा पे जुड़ जाएगा। जनरली अर्थो एज वेल एज पैरा दोनों पे जुड़ जाता है, मगर कुछ मॉलिक्यूल्स में अर्थो पे और कुछ में पैरा पे, तो ये कंपाउंड बन जाता है। इसका अगर आप नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबको पता है कि हैलोजेंस के कंपैरिजन में आपको SO3H ग्रुप को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी पड़ी, ये 1 ये 2, तो इसका नाम लिखोगे तो आप लिखोगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखते हैं, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे। और इसको जब नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और याद रखना यहां पे भी ये माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट, और ये जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे बात कर लेते हैं हम अल्काइलेशन और एसाइलेशन की भी बात कर लेते हैं। अल्काइलेशन की बात कर लेते हैं पहले। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन का मतलब होता है सिंपली आपको अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। अल्काइल यानी CH3 C2H5 अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा है। और अल्काइलेशन करने का तरीका क्या होगा, याद रख लेना, आपको हेलोअरीन लेना है, ये हेलोअरीन, इसको रिएक्ट करना है हेलोअल्कीन के साथ। फर्ज कर लो हेलोअल्कीन हम ये लेते हैं CH3Cl, यानी हमने क्या लिया है, क्लोरोमीथेन लिया है, और ये रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस लेने का रीजन वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, यानी एनहाइड्रस लेंगे तभी ये अल्युमिनियम एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर पाएगा। अगर हाइड्रस होगा तो नेचुरल बात है ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल्स को ऑक्युपाई किए होंगे, तो इसलिए ये क्लोरीन से लोन पेयर, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो नेचुरल बात है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, तो इसलिए एनहाइड्रस लेना यहाँ पे जरूरी है। तो होगा क्या, मैं आपको सिंपल बता दूं, यहां से निकलने वाला हाइड्रोजन इस Cl के साथ कंबाइन होगा और बनाएगा HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे जो अल्काइल पार्ट होगा वो यहाँ पे या यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा, तो उसकी वजह से हमें ये कंपाउंड बन जाएंगे CH3 प्लस Cl CH3। तो इन कंपाउंड्स को जनरली अगर हम नंबरिंग कर लें तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 4 5 6 हो गया, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन लिखेंगे, और इसको लिखेंगे हम 2, यहां पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसका नाम लिखोगे 1 क्लोरो
4-methyl बेंजीन। और ये जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, सॉरी माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट यानी ये कम तादाद में बनेगा और ये ज्यादा तादाद में बनेगा। तो उसके बाद लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, दैट्स एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन हम जनरली कहते हैं, एसाइल ग्रुप कहते हैं इसको, RC+O, इस ग्रुप को हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो नेचुरल बात है, हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे ये वाला ग्रुप एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने को हम जनरली कहते हैं एसाइलेशन। और एसाइलेशन करने का तरीका क्या है, आप याद रखना, आपको फिर हैलोअरीन लेना है। फर्स्ट क्लो आपने ये ले लिया हैलोअरीन, क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, इसको आपको रिएक्ट करना है एसिड क्लोराइड के साथ। जैसे फर्स्ट करो CH3C+O Cl, ये एक एसिड क्लोराइड है। और एसिड क्लोराइड का नाम लिखने का तरीका क्या होता है कि आपको कार्बन गिनना है, 2 कार्बन है इसलिए इथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और ये जो ग्रुप है इसका जो सफिक्स होता है ऑयल होता है, OYL, ऑयल क्लोराइड। यानी आपने क्या किया है, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट किया है आपने इथेनॉल क्लोराइड के साथ, इथेनॉल क्लोराइड के साथ। तो क्या होगा, यहां से Cl, यहां से या यहां पे भी इस रिएक्शन को भी कैटलाइज वही करता है, एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड एज कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है यहां से या यहां से निकलने वाला हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर HCl बनाता है, और क्या होगा, तो जो एसाइल ग्रुप है वो जुड़ जाएगा यहां पे। तो एक कंपाउंड तो आपको ये बनेगा C+O CH3, ये ऑर्थो फॉर्म, प्लस ये बनेगा पैरा फॉर्म Cl, और यहां पे जुड़ जाएगा C+O CH3। तो ये ऑर्थो फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, पैरा फॉर्म। इन कंपाउंड्स को अगर आप अच्छी तरह देखोगे तो ये कीटोन्स हैं, क्या है, कीटोन्स बन गए हैं। तो इसमें ये इन कंपाउंड्स को हम जनरली लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन, और इसको लिखते हैं पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। और ये जो कंपाउंड होगा ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये जो कंपाउंड होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि जो अल्काइलेशन और एसाइलेशन इनको फ्रेडल-क्राफ्ट ने किया था, तो जनरली इनको हम फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। तो इसी के साथ आपकी केमिकल प्रॉपर्टी